नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में पर्यटन। और ये जो है, चाहे भले ही आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी मेंस का पेपर देना हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे भले आरएस की तैयारी भी अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हर राजस्थान के हर एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, चाहे भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में पर्यटन को शुरू करते हैं, और काफ़ी लंबी ये वीडियो है तो इसको दो पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट नेक्स्ट डे मिल जाएगा आपको, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थान में पर्यटन। तो पर्यटन को इंग्लिश में टूरिज्म कहते हैं। टूरिज्म शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के टोरेमस से लिया गया है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार को ये प्रश्न पूछा जाए कि टूरिज्म शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा के टोरेमस से लिया गया है। दोस्तों, राजस्थान सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो लग जाइए तैयारी में अच्छे से। राजस्थान का भूगोल जो है उससे संबंधित जितने भी टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। कंटिन्यू सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी रहेगा। और यदि आपको राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो भी टॉपिक है वो अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजस्थान के भूगोल नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो लगभग 30-32 वीडियो अभी तक आ चुकी हैं राजस्थान के भूगोल में। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है वो सब, और शायद ये मतलब ये राजस्थान में पर्यटन ये लास्ट, उसका राजस्थान के भूगोल का लास्ट टॉपिक होगा, या इसके बाद एक आध और बचा होगा। अभी मैं देख के उसको वो भी कंप्लीट करवा के फिर हम राजस्थान की संस्कृति से संबंधित वीडियो हम नेक्स्ट डालना शुरू करेंगे। तो राजस्थान के भूगोल लगभग ख़त्म होने को आया है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब 27 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 27 सितंबर 1970 को 27 सितंबर 1970 को यूएनए द्वारा विश्व पर्यटन संगठन को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसलिए इसी 27 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर्यावरण दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर 1970 को यूएनओ द्वारा क्या हुआ था, विश्व पर्यटन संगठन को कानूनी मान्यता दी थी। इस वजह से इसी 27 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमारा मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, 1925 में राष्ट्रीय संघ द्वारा विश्व में पर्यटन के विकास हेतु विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की गई। कब हुई विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना तो हो गई थी 1925 में, लेकिन 1970 में 1925 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये निजी क्षेत्र में था। यानी कि जो विश्व पर्यटन संगठन है ये निजी क्षेत्र का था। और फिर ये 1925 के बाद इसको 27 सितंबर 1970 में यूएनओ द्वारा विश्व पर्यटन संगठन को कानूनी मान्यता दी गई, और इसी दिन से इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन का 7वां शिखर सम्मेलन 2018 में संपन्न हुआ। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। यानी कि 2018 में पूछा जाए कि विश्व पर्यटन संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो सियोल में, जो कि दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। और कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो 7वां शिखर सम्मेलन था, जो कि 2018 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित हुआ। 2003 में, वर्ष 2003 में यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष के रूप में मनाया गया। यानी कि 2003 जो साल था, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म ईयर के रूप में कौन से ईयर को मनाया गया? तो 2003 को। किसके द्वारा? तो यूएनओ के द्वारा। इसके बाद भारत की बात करें तो भारतीय पर्यटन विभाग की जो है स्थापना ये की गई 1966 में। भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1966 में की गई।
25 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। देखिए यहाँ पर हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की 27 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1966 को। तो 25 जनवरी 2020 को जब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी? तो देखिए इसकी थीम थी देखो अपना देश। 2020 की थीम देखो अपना देश थी और 2021 की थीम भी यही थी, देखो अपना देश। तो 25 जनवरी 2020 को जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया उसकी थीम रखी गई देखो अपना देश। 2021 की थीम भी यही थी देखो अपना देश, लेकिन वर्ष 2022 की थीम चेंज की गई और 2022 की थीम रखी गई ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन। ग्रामीण एवं सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन। और 2022 में जो पर्यटन दिवस मनाया गया इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू किया था, याद आपको करना है, इसकी डिटेल आपको लास्ट में मिल जाएगी, तो आप उसको कमेंट करके बताइए। और शायद सभी ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा, तो बताइए वो कौन सी एक शुरू की थी नरेंद्र मोदी ने, इसकी डिटेल मैं लास्ट में दूंगी। भारत में पर्यटन का महत्व, अब बात करते हैं कि जो पर्यटन है उसका महत्व क्या है भारत में। तो देखिए सबसे मेन तो है कि जब पर्यटन के लिए यानी कि घूमने के लिए जब विदेशी सैलानी हमारे देश में आते हैं तो उस माध्यम से हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो सबसे मेन जो महत्व है वो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। भारत में विदेशी मुद्राओं को एकत्रित करने का एकमात्र साधन है ये। दूसरी चीज़, जो हमारे भारत की विरासत है, धरोहर है, उन सब का भी संरक्षण हो जाता है। आर्थिक सामाजिक विकास और रोजगार का सर्जन होता है। इस पर्यटन के द्वारा राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी कि आर्थिक रूप से सहयोग मिलता है, सामाजिक विकास होता है और बहुत सारे लोगों को इस संदर्भ में रोजगार भी प्राप्त होता है। तो काफ़ी महत्व है भारत में पर्यटन का कि भाई सबसे पहले तो मुद्रा एकत्रित होती है, विदेशी मुद्रा। दूसरा जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, उनका संरक्षण होता है। और तीसरा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है विकास होता है हमारा और काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो देखिए राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। राजस्थान राज्य जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। और कब दिया? तो 4 मार्च 1989 में। कब? मतलब 4 मार्च 1989 में दिया, लेकिन किसकी सिफारिश पर? तो मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश के आधार पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। साथ ही साथ 2004 में, यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखना, 2004 में इसको धूम्र रहित उद्योग का दर्जा भी दिया गया 2004 में। कब? 2004 में धूम्र रहित उद्योग का दर्जा भी पर्यटन उद्योग को दिया गया। अब बात करते हैं राजस्थान में जो पर्यटन विभाग है, उस पर्यटन विभाग ने क्या क्या लोगो दिए, उनके क्या क्या ध्येय वाक्य रहे, मोनोग्राम क्या क्या थे वो। सबसे पहले 1978 में राजस्थान सरकार द्वारा जो लोगो दिया गया वो था ढोला मारू। ढोला मारू द्वारा 1978 में जो लोगो दिया गया वो था ढोला मारू। फिर उसके बाद 15 साल बाद, पूरे 15 साल बाद फिर 1993 में पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश, अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा जो मांड गायिका है उनके द्वारा गाया गया जो राजस्थानी है, पधारो म्हारे देश, आओ नी पधारो म्हारे देश। तो वहाँ से लिया गया पधारो म्हारे देश और इसको ध्येय वाक्य बनाया गया। उसके बाद 2008 में देखिए 15 साल बाद, ढोला मारू के 15 साल बाद पधारो म्हारे देश दिया गया। और इसके भी 15 साल बाद, वापस इसके भी 15 साल बाद 2008 में इसको चेंज कर दिया गया और नाम दिया गया रंगीला राजस्थान या कलरफुल राजस्थान। रंगीला राजस्थान 8 साल बाद। उसके लगभग मतलब 15 साल के गैप पे 2 ढोला मारू, उसके 15 साल बाद पधारो म्हारे देश, फिर 15 साल बाद रंगीलो राजस्थान, फिर 8 साल बाद जाने क्या दिख जाए। 2016 में जो ध्येय वाक्य था या यूँ कहें कि लोगो था जो या मोनोग्राम था वो था जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए।
उसके बाद 3 साल बाद 15, 15, 8, फिर 3 साल बाद 2019 में वापस से इसका लोगो कर दिया गया पधारो हमारे देश, जो कि वर्तमान में भी पधारो हमारे देश है। और इसका पंचवाक्य है अतुलनीय राजस्थान, या यूं कहें इसका प्रतीक या शुंभकर है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। राज्य है, ये राज्य है, यहाँ से ये राजस्थान नहीं है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, ये इसका प्रतीक या शुंभकर है। अब देखिए जो पर्यटक आते हैं राजस्थान में, तो काफ़ी सारे पर्यटक जो हैं वो विदेश से आते हैं और काफ़ी सारे पर्यटक जो है हमारे देश से ही आते हैं, यानी कि स्वदेशी पर्यटक भी हैं और विदेशी पर्यटक भी हैं। तो 2 तरीके के पर्यटक हमारे देश राजस्थान में घूमने आते हैं, विदेशी पर्यटक और देसी पर्यटक। देखिए विदेशी पर्यटक जब भी कोई घूमने आता है तो वो राजस्थान में मतलब हर एक तो राजस्थान में आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे जो हैं वो राजस्थान में घूमने के लिए आते हैं। तो राजस्थान जो है वो 5वें स्थान पर है विदेशी पर्यटकों के मामले में, और स्वदेशी पर्यटकों के मामले में 7वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा पर्यटक विदेशी कहाँ घूमने आते हैं, तो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं जयपुर और उदयपुर में। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं कब, जयपुर और उदयपुर में। स्वदेशी पर्यटक 7वें स्थान पर, और सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक घूमने कहाँ जाते हैं, तो ये जाते हैं पुष्कर अजमेर में। उसके बाद सर्वाधिक पर्यटक विदेशी पर्यटक कौन से महीने में आते हैं, तो मार्च के महीने में आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, और सबसे कम आते हैं जून के महीने में। और इधर बात करें तो सितंबर के महीने में देसी पर्यटक, और सबसे कम आते हैं जून के महीने में। देखिए जून के महीने में राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जून के महीने में ना तो स्वदेशी पर्यटक ज़्यादा घूमने के लिए बाहर निकलते हैं और ना ही विदेशी पर्यटक। तो ये तो स्पष्ट है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से जो देसी या विदेशी पर्यटक हैं वो बाहर नहीं निकलते, मतलब हमारे राजस्थान में घूमने के लिए नहीं आते, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी अधिक मात्रा में गर्मी जून के महीने में पड़ती है। लेकिन इसके अलावा मार्च और सितंबर के माह में स्वदेशी पर्यटक सितंबर में, और जो विदेशी पर्यटक है वो मार्च के महीने में सर्वाधिक घूमने आते हैं। स्वदेशी पर्यटकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा घूमने कहाँ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पुष्कर अजमेर में, क्योंकि पुष्कर जो है ये एक तरीके से हमारे जो गंगा जी का कार्य, एक तरीके से छोटे गंगा का रूप में ये देखा जाता है। जो जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो अर्थी विसर्जन करने के लिए जब भी कोई हरिद्वार नहीं जा पाता है तो वो पुष्कर में ही मोस्टली जाता है। तो सर्वाधिक जो देसी पर्यटक हैं वो पुष्कर में ही जाते हैं, और जयपुर और उदयपुर जो है यहाँ पर विदेशी पर्यटक सर्वाधिक मात्रा में जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। देश में सर्वाधिक पर्यटक अगर बात करें तो कहाँ पर आते हैं, दिल्ली घूमने के लिए आते हैं। देश में सर्वाधिक पर्यटक दिल्ली घूमने के लिए आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते कहाँ से हैं, तो देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं फ्रांस से, ब्रिटेन से, फिर यूएसए से, जर्मनी से, यानी कि सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं फ्रांस और ब्रिटेन से। फ्रांस F, ब्रिटेन B, एफ बी मतलब फेसबुक। FB का मतलब क्या होता है, फेसबुक, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे से कहाँ से किससे जुड़े हुए हैं, फेसबुक से। और फेसबुक से जुड़ने वाले हमारे देसी ही नहीं विदेशी भी हो सकते हैं, यानी कि विदेश के, यानी कि हम किसी से बात करते हैं तो फेसबुक एक सबसे सीधा सरल आसान है जिससे किसी भी देसी या विदेशी से बात की जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं हम किसी अगर बाहर वाले किसी बाहर की कंट्री से, यानी कि विदेशियों से अगर जुड़ने का एक साधारण तरीका है तो वो फेसबुक है। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा F मतलब फ्रांस और B मतलब ब्रिटेन। तो विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा फ्रांस से आते हैं और फिर ब्रिटेन से आते हैं, उसके बाद यूएसए और जर्मनी इत्यादि। राजस्थान में सर्वाधिक जो ये आते हैं सैलानी आते हैं या यूँ कहें पर्यटक आते हैं तो ये भी फ्रांस और ब्रिटेन से ही आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आमेर किले को देखने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा आमेर किले यानी कि जयपुर में जाते हैं। सर्वाधिक राजस्व आय इन्हीं पर्यटकों से प्राप्त होती है। राजस्व आय भी सर्वाधिक इन्हीं पर्यटकों से प्राप्त होती है। अभी बताया था मैंने कि जो ये पर्यटन उद्योग है इसको निर्धूम उद्योग यानी कि धुआं रहित उद्योग का दर्जा भी दिया गया है, और ये दिया गया है 2004 में। निर्धूम उद्योग किसे कहते हैं ये पूछा जाए तो पर्यटन उद्योग को धुआं रहित उद्योग, पॉल्यूशन फ्री उद्योग या पर्यावरण अनुकूल उद्योग, ये पर्यटन उद्योग के काफ़ी सारे नाम हैं और इसको 2004 में निर्धूम उद्योग के रूप में दर्जा दिया गया। अब पर्यटन के क्षेत्र में नीतिगत क्या क्या प्रयास हुए, कौन कौन सी पर्यटन नीतियां आई हैं उनकी बात करते हैं। तो 4 नीतियां अभी तक आई हैं पर्यटन की। सबसे पहले जो है वो 2001 में आई, 27 सितंबर 2001 को पहली नीति, 27 सितंबर 2001 को प्रथम पर्यटन नीति जो है वो जारी की गई।
लागू की गई और इसका उद्देश्य था पर्यटन उद्योग को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना। जो भी पर्यटन उद्योग है उसको जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, ये इस पहली पर्यटन नीति की जो उद्देश्य था। आर्थिक व सामाजिक विकास करना दूसरा इसका उद्देश्य था, आर्थिक व सामाजिक विकास करना। 2004-5 में राजस्थान में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा भी दिया गया, तो ध्यान रखना यहाँ पे 2004 में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा भी दिया गया और धुआं रहित उद्योग यानी कि निर्धूम उद्योग का दर्जा भी दिया गया। पहली पर्यटन नीति 2001 में आई, दूसरी पर्यटन नीति 6 साल बाद द्वितीय पर्यटन नीति 2007 में आई। इसका उद्देश्य था दूसरी पर्यटन नीति का कि पर्यटन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। दूसरी जो पर्यटन नीति थी इसका उद्देश्य था निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, और तीसरी पर्यटन नीति थी 2015 में, और चौथी पर्यटन नीति जो नई पर्यटन नीति है वो आई है 2020 में। तो ये जो 2020 की जो पर्यटन नीति है इसकी भी कंप्लीट चर्चा हम करेंगे, लेकिन वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, तो वीडियो का सेकंड पार्ट देखना ना भूले। नेक्स्ट डे ये वीडियो जो आ रही है उसके जस्ट अगले दिन नेक्स्ट पार्ट इसका मिल जाएगा। तो पूरी पर्यटन नीति, नई पर्यटन नीति 2020 की चर्चा हम उसके अंदर करने वाले हैं। अब बात करते हैं आरटीडीसी यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1978 में इसकी स्थापना की गई। आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? 1978 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। इसने कब कार्य प्रारंभ किया? तो 1 अप्रैल 1979 को इसने कार्य प्रारंभ किया। पर्यटन विभाग की ये सबसे शीर्ष संस्था है, यानी कि सबसे उच्च संस्था पर्यटन विभाग की अगर कोई पूछे कौन सी है तो वो आरटीडीसी है। उसके बाद इसका कार्य क्या है? तो इस संस्था का कार्य राजस्थान में सबसे पहली चीज़ है पर्यटकों को आकर्षित करना, उनके लिए काफ़ी सारे मेले और उत्सवों का आयोजन करवाना और होटलों का प्रबंध करवाना। तो ये क्या कार्य करती है? यह संस्था राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न मेले उत्सवों का आयोजन करवाती है और उनके लिए होटलों का प्रबंध भी करवाती है। तो देखिए राजस्थान आरटीडीसी जो है वो एक पर्यटन विभाग की सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कार्य करना इसने प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 1979 में। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पर्यटकों को आकर्षित करना, उनके लिए विभिन्न मेलों और उत्सवों का आयोजन करवाना और होटलों का प्रबंध करवाना। उसके बाद दूसरी संस्था है हमारी रिटमैन यानी कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल्स एंड टूरिज्म एंड ट्रैवल्स मैनेजमेंट, ये है रिटमैन। इसकी स्थापना की बात करें तो 29 अक्टूबर 1996 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय भी जयपुर में ही है। 1996 में 29 अक्टूबर 1996 में रिटमैन की स्थापना हुई। इसकी मुख्यालय भी जयपुर में है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है गाइड, टैक्सी ड्राइवर और होटल व्यवसायियों को विदेशी भाषाओं का ज्ञान करवाना। यानी कि ये जो विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं वो विदेशी भाषा का यूज़ करते हैं और उनको समझने के लिए विदेशी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो जो गाइड है उनको, जो टैक्सी ड्राइवर है उनको, और होटल के जो व्यवसायी हैं उनको विदेशी भाषाओं का ज्ञान करवाने का कार्य जो है वो किसका है? रिटमैन का है। इसके अलावा और कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो इसके अलावा है भारतीय पर्यटन वित्त निगम। भारतीय पर्यटन वित्त निगम 1989 में इसकी स्थापना हुई। उसके अलावा है राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन, 4 जुलाई 2001। इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र 1986। इसके चेयरमैन है राज्यपाल। आमेर विकास एवं प्रबंध प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2005 में। राजस्थान फाउंडेशन, इसकी स्थापना 30 मार्च 2001 को। इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, इसका गठन किया गया 2006 में। पुनर्गठन हुआ 3 मार्च 2014 में। इसके अध्यक्ष थे ओंकार सिंह लाखावत। देखिए क्या क्या चीज़ हमने और अन्य जो विभाग हैं उनकी बात करिए तो उनमें कौन कौन से विभाग आए हैं अन्य संस्थाओं में? भारतीय पर्यटन वित्त निगम, भारतीय पर्यटन वित्त निगम 1989। इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय पर्यटन वित्त निगम की 1989 में। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन, इसकी शुरुआत हुई 5 जुलाई 2001 में। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना 5 जुलाई 2001 में। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र 1986, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र 1986, चेयरमैन होते हैं राज्यपाल।
उसके बाद है आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना भी 2005 में हुई। उसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन, तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना भी 30 मार्च 2001 को हुई। राजस्थान फाउंडेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, इसका गठन 2006 में हुआ। इसका पुनर्गठन हुआ दोबारा से 3 मार्च 2014 में, 8 साल बाद 3 मार्च 2014 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ओंकार सिंह लखावत। राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण पर्यटन विभाग के अधीन होता है, जो कि विभिन्न मेले और उत्सवों का आयोजन करवाता है। तो राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण जो कि पर्यटन विभाग के अधीन होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पर्यटन मंत्री होते हैं, पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री। देवस्थान विभाग ये भी धार्मिक मेलों का आयोजन करवाता है और मंदिर का रखरखाव करता है। वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन एवं देवस्थान विभाग के जो मंत्री हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा हैं। तो अब बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन सर्किटों की। राजस्थान में पर्यटन सर्किट, तो राजस्थान में वर्तमान में मरु त्रिकोण को मिला करके 10 पर्यटन सर्किट हैं, जिसमें मरु त्रिकोण भी शामिल है। तो सबसे पहला ढूंढाड़ सर्किट, ढूंढाड़ क्षेत्र जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र होता है उसको ढूंढाड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो जो भी जयपुर के आसपास के पर्यटन स्थल हैं उनको मिला करके एक सर्किट बना दिया गया, जिसको कि ढूंढाड़ सर्किट के नाम से जाना जाता है। और इस सर्किट के अंतर्गत कौन कौन सी जगह शामिल हैं वो देख लीजिएगा। इस सर्किट में जयपुर में सामोद, आमेर और रामगढ़, सामोद, आमेर, रामगढ़। उसके अलावा दौसा के आभानेरी और चांद बावड़ी, जिसको चांद बावड़ी को तिलिस्म बावड़ी भी कहते हैं। ये क्षेत्र दोनों दौसा और जयपुर के क्षेत्र जो हैं, दौसा और जयपुर के क्षेत्र कौन कौन से, जयपुर के तो सामोद, आमेर और रामगढ़, और दौसा के हैं आभानेरी और चांद बावड़ी। ये दोनों क्षेत्र जयपुर सर्किट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत उसके बाद है मेवात। तो मेवात जो है वो लगभग अलवर के आसपास का क्षेत्र होता है, उसको मेवात बोलते हैं। तो इस सर्किट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं देखिए, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, ये चारों जो ज़िले हैं इनके आसपास का क्षेत्र जो है ये मेवात सर्किट के अंतर्गत आता है। उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, देखिए मेवात क्षेत्र तो आता है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक का। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट तो एनसीआर के अंतर्गत भी जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो अलवर के आसपास का सटा हुआ क्षेत्र है, ये जो है ये आता है एनसीआर में। तो इसमें अलवर का सरिस्का और सिल्लीसेड झील और सरिस्का अभ्यारण्य। भरतपुर में डीग के जल महल, धौलपुर का बासेड़ी क्षेत्र, ये आते हैं एनसीआर क्षेत्र में, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद आता है शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र जो है ये हमारा सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला क्षेत्र है। तो सीकर, झुंझुनू और चूरू इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कलात्मक हवेलियों के लिए ये जो क्षेत्र है चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये शेखावाटी क्षेत्र कलात्मक हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। 2003 में उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा फेरी क्वीन रेल शुरू की गई और इसका उद्देश्य था शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बात करें शेखावाटी सर्किट की, तो शेखावाटी सर्किट में जो भी कलात्मक हवेलियाँ हैं उनको पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए कौन सी रेल सुविधा शुरू की गई, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन शेखावाटी क्षेत्र के लिए चलाई गई 2003 में। इसके अलावा बात करते हैं मरु त्रिकोण की। तो मरु त्रिकोण के अंतर्गत शामिल होते हैं जैजोबी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। ध्यान रखना यहाँ पे बाड़मेर नहीं आएगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि मरु त्रिकोण में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना जैजोबी यानी कि जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर इसके अंतर्गत आते हैं। मरु त्रिकोण की बात हो रही है यहाँ पे। मरु सर्किट की बात करें तो यहाँ पे मरु सर्किट में आते हैं वही 3 जिले, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। इनको मरु त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है और मरु सर्किट के अंतर्गत भी आते हैं। वर्तमान में बाड़मेर जिले को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिसका नाम मरु सर्किट कर दिया गया। हाँ देखिए, मरु त्रिकोण में तो ये 3 जिले ही बताए हैं, लेकिन मरु सर्किट के अंतर्गत बाड़मेर को भी शामिल कर दिया गया है और ये मरु सर्किट बना दिया गया है। तो मरु सर्किट में अब कौन कौन से जिले हो गए, 4 जिले हो गए हैं, जैसलमेर।
जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये 3 तो थे और इसके साथ साथ शामिल क्या कर दिया गया, बाड़मेर शामिल कर दिया गया और उन चारों को मिलाकर के नाम दिया गया मरू सर्किट। पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जापान की एक कंपनी JBIC, जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा मरू प्राइड योजना चलाई जा रही है। मरू प्राइड योजना कौन से क्षेत्र में चलाई जा रही है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरू प्राइड योजना, नाम से ही पता चल रहा है मरू, तो मरू मतलब पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो तो पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में कौन सी कंपनी द्वारा, तो जापानी कंपनी है एक, जापान की संस्था है एक, जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, उसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मरू प्राइड योजना। इस योजना का उद्देश्य है पर्यटन विकास और पर्यटन सुरक्षा, पर्यटन का विकास करना और पर्यटक की सुरक्षा। उसके बाद आता है हाड़ौती सर्किट, तो हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों का क्षेत्र आता है। उसके बाद माउंट आबू पर्वत, तो माउंट आबू पर्वत में सिरोही, जालोर और पाली, ये जो पाली जो मंडल है वो कंप्लीट आता है। तो सिरोही का माउंट आबू, जालोर और पाली, गलत लिखा हुआ है, पाली का रणकपुर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। माउंट आबू सर्किट में सिरोही, जालोर और पाली का रणकपुर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो माउंट आबू सर्किट हो गया। उसके बाद बागड़ की बात करें तो बागड़ में नीचे का दक्षिणी भाग जो है वो बागड़ सर्किट के अंतर्गत आता है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले जो हैं वो शामिल होते हैं। उसके बाद 10वां सर्किट आता है मेवाड़, तो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है वो उदयपुर वाला क्षेत्र है, तो उदयपुर के लिए इसमें शामिल है उदयपुर की जयसमंद झील, राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़ और कुछ भाग डूंगरपुर का भी इस मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत शामिल है। मेवाड़ सर्किट में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, उदयपुर आ गया, उदयपुर के जयसमंद झील, राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ और नाथद्वारा, जो नाथद्वारा कुंभलगढ़ दोनों राजसमंद में है, तथा चित्तौड़गढ़ और कुछ भाग डूंगरपुर का भी इसके मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत शामिल है। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन सर्किट भी हैं। ये तो थे हमारे पर्यटन सर्किट। अब कुछ धार्मिक पर्यटन सर्किट की बात करें तो पहला सर्किट आता है मेवाड़ बागड़ धार्मिक सर्किट, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। मेवाड़ धार्मिक सर्किट जिसके अंतर्गत आता है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद दूसरा सर्किट आता है बुद्धा सर्किट, तो बुद्धा सर्किट के अंतर्गत बौद्ध धर्म के जो जितने भी अवशेष या मिले हुए हैं जिन जिन क्षेत्रों में, वो सारे के सारे जो है वो बुद्धा सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो बुद्धा सर्किट में आ गया हमारा जयपुर का बैराट, झालावाड़ का कालवी गुफाएं, यहाँ बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। इनका उद्देश्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों को प्रेरित करना है। तो बुद्धा सर्किट कौन कौन सी जगह पर, जहाँ जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं वो सारी जगह बुद्धा सर्किट के अंतर्गत शामिल की गई हैं, जिसमें आ गया हमारा जयपुर का बैराट, झालावाड़ की कालवी गुफाएं, ये सारी चीज़ें। और इसका उद्देश्य क्या है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को प्रेरित करना। उसके बाद है कृष्णा सर्किट, तो कृष्णा सर्किट में भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी स्थान है वो कृष्णा सर्किट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिसमें आता है जयपुर का गोविंद जी का मंदिर, राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर, सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर। तो ये श्री कृष्ण जी से संबंधित जगह है, तो ये सारी आती हैं किसमें, कृष्णा सर्किट में। इसके अलावा चौथा आता है ब्रज सर्किट, तो ब्रज जो भूमि है उसके आसपास का जो भी दर्शनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो सारे इस ब्रज सर्किट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें धौलपुर और भरतपुर जिले शामिल किए गए हैं ब्रज सर्किट के अंतर्गत। अब बात करते हैं राजस्थान के पनोरमा। राजस्थान में जो जो पनोरमा है उन सब की यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए पनोरमा होते क्या हैं, किसी भी पुरातत्विक विभाग के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित जो भी स्थान होता है उसको पनोरमा कहते हैं। राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित स्थान को क्या कहते हैं, पनोरमा कहते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करें कवि माग पनोरमा, पूछा जाएगा कि ये पनोरमा कहाँ स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है कवि माग पनोरमा, तो ये है भीनमाल जालोर में। कवि माग पनोरमा कहाँ स्थित है, भीनमाल जालोर में। संत रैदास पनोरमा तो चित्तौड़गढ़ में, संत रैदास पनोरमा चित्तौड़गढ़ में। मीरा पनोरमा तो मीरा जो है, मीरा पनोरमा मेड़ता नागौर से संबंधित थी, तो मेड़ता नागौर में मीरा पनोरमा स्थित है। संत धन्ना पनोरमा धुआं कला गांव टोंक में स्थित है।
संत धन्ना पैनोरमा कहाँ स्थित है? धुआं कला गांव टोंक। संत मावजी पैनोरमा, तो संत मावजी डूंगरपुर से रिलेटेड है, तो संत मावजी डूंगरपुर में है। इसके बाद कालीबाई पैनोरमा, कालीबाई भी डूंगरपुर से रिलेटेड है, ध्यान रह जाएगा अपने आप। उसके बाद पन्ना धाय पैनोरमा, तो राजसमंद में कुंभलगढ़ से रिलेटेड है पन्ना धाय, तो ये राजसमंद में इसका पन्ना धाय पैनोरमा राजसमंद में है। स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा, तो स्वतंत्रता संग्राम जो है अहुआ पाली का जो अहुआ क्षेत्र है 1857 की क्रांति के समय ये फेमस था, तो स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा जो है वो अहुआ पाली में स्थित है। नागरीदास पैनोरमा, नागरीदास जो है वो किशनगढ़ शैली जो है, बनीठनी शैली जो है उनके से संबंधित है ये। तो नागरीदास बनीठनी शैली जो चित्तौड़गढ़ की है, तो नागरीदास पैनोरमा चित्तौड़गढ़ नहीं सॉरी किशनगढ़ की है। बनीठनी शैली जो चित्र शैली है वो किशनगढ़ अजमेर की है, तो नागरीदास पैनोरमा किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। हाड़ी रानी पैनोरमा सलूम्बर सलूम्बर उदयपुर से संबंधित है। हाड़ी रानी पैनोरमा सलूम्बर उदयपुर से संबंधित है। सलूम्बर ओटड़ा उदयपुर, तो ये हाड़ी रानी पैनोरमा सलूम्बर में उदयपुर में स्थित है। इसके बाद आते हैं राजस्थान के प्रमुख म्यूजियम, यानी कि कौन कौन से पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के म्यूजियम कौन कौन से प्रमुख हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले आता है कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस जो कि हाथीग्राम जयपुर के अंतर्गत स्थित है, और 2010 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से। किस श्रेणी में रखा गया है? तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, सांस्कृतिक श्रेणी में इसको रखा गया है। 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से विश्व धरोहर में इसको शामिल यूनेस्को द्वारा किया गया है। तो पहला जो कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस है, दूसरा है स्कूल ऑफ वास्तु, तो स्कूल ऑफ वास्तु जो है ये है पुष्कर अजमेर में। स्कूल ऑफ आर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, म्यूजियम है स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें दूसरा आता है हमारा स्कूल ऑफ वास्तु, तो स्कूल ऑफ वास्तु है पुष्कर अजमेर में। ये भारत का पहला वास्तु से संबंधित स्कूल है। पूछा जा सकता है कि भारत का पहला वास्तु से संबंधित स्कूल कौन सा है, तो पहला वास्तु से संबंधित स्कूल है पुष्कर अजमेर। उसके बाद है तीसरा वार म्यूजियम या फिर युद्ध संग्रहालय, तो ये वार म्यूजियम जो है ये है जैसलमेर में। ध्यान रखना वार म्यूजियम युद्ध संग्रहालय है जैसलमेर में। उसके बाद है डब्लू आकार का वॉक थ्रू वार म्यूजियम, डब्लू के आकार का वॉक थ्रू वार म्यूजियम जो है वो है जयपुर में। वार म्यूजियम है जैसलमेर में, वॉक थ्रू वार म्यूजियम है जयपुर में। उसके बाद है राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय, ये मानगढ़ बांसवाड़ा में है। मानगढ़ धाम राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मानगढ़ बांसवाड़ा में। उसके बाद विभूति पार्क, तो विभूति पार्क है उदयपुर में। इस पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश के हुसैन सागर झील के आधार पर उदयपुर की फतेह सागर झील में की गई है। तो विभूति पार्क जो है वो फतेह सागर झील में स्थित है उदयपुर। फतेह सागर झील कहाँ है, तो उदयपुर में है। तो विभूति पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश के हुसैन सागर झील के आधार पर उदयपुर की फतेह सागर झील में इसकी स्थापना की गई है उदयपुर में। उसके बाद शहीद स्मारक, तो शहीद स्मारक जो है वो है बीकानेर में। शहीद स्मारक का है, तो शहीद स्मारक है बीकानेर में। यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में धोरा बस एक्सप्रेस पर्यटन की दृष्टि से चालू की गई है। मरुस्थलीय क्षेत्र में धोरा बस एक्सप्रेस पर्यटन की दृष्टि से चालू की गई है। उसके बाद सिलिकन वैक्स म्यूजियम, सिलिकन वैक्स म्यूजियम जो है वो नाहरगढ़ जयपुर में है, और सफारी पार्क जो है वो रणथंभौर में है। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख उत्सवों की, महोत्सवों की। कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं और कौन कौन से जगह पर और कौन कौन सी समय पर, तो कौन कौन सी तिथि, स्थान और महोत्सव, इनकी बात करें तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव। ध्यान रखना मरु महोत्सव है तो सिंपल सी बात है जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर में, और कब, जनवरी फरवरी के महीने में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव, देखिए मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। ध्यान रखना मरु महोत्सव जैसलमेर और थार महोत्सव बाड़मेर। तो जब पहले तो मरु महोत्सव जैसलमेर जनवरी फरवरी में, फिर फरवरी मार्च में बाड़मेर में थार महोत्सव। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है तीज महोत्सव। तीज महोत्सव भी दो तीज हैं, एक छोटी तीज और एक बड़ी तीज, तो दोनों के लिए अलग अलग जगह पर दोनों महोत्सव मनाए जाते हैं। ध्यान रखना है छोटी तीज तो मनाई जाती है जयपुर में,
छोटी तीज महोत्सव जयपुर में। श्रावण की तो तीज आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को जो श्रावण की तीज आती है वो तो जयपुर की प्रसिद्ध है। तो तीज महोत्सव, छोटी तीज महोत्सव मनाया जाता है, वो मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में। और बड़ी तीज जो आती है, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, वो मनाई जाती है बूंदी में, यानी कि वो बड़ी तीज या सतुड़ी तीज महोत्सव मनाया जाता है बूंदी में। ये बूंदी की प्रसिद्ध है। देखिए दोनों अलग अलग तीज है। अगर कोई मारवाड़ साइड में रहता है तो उसको पता होगा कि मारवाड़ साइड की जो महिलाएं होती हैं वो बड़ी तीज यानी कि भाद्र कृष्ण तृतीया के दिन उपवास रखती हैं, तो वो बड़ी तीज के दिन रखती हैं। और जो राजस्थान में या यूँ कहें कि अगर उत्तरी राजस्थान, इधर की उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में जो श्रावण शुक्ल तृतीया जो होती है, श्रावण महीने की तीज, जिसमें जो नव विवाहित जो महिलाएं होती हैं वो अपने पीहर जाती हैं और वहाँ पर लहरिया पहन करके इस तीज पर ये तीज का त्यौहार मनाती हैं। तो वो होती है छोटी तीज। इस छोटी तीज के पहले दिन सिंझारा नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो ये छोटी तीज अलग है जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, और बड़ी तीज बूंदी के, बड़ी तीज महोत्सव जो है वो बूंदी में मनाया जाता है। इसके अलावा आता है गणगौर महोत्सव। तो गणगौर महोत्सव जो है वो जयपुर में मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन वैसे आपने सुना भी होगा कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये गणगौर जो है ये अगर त्योहारों के हिसाब से देखा जाए तो अंतिम त्योहार होता है, और अगर जो हिंदी महीने होते हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो जो तीज का त्यौहार है वो पहले महीने में आ जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। तो चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर महोत्सव जयपुर के अंदर मनाया जाता है। उसके बाद आता है कार्तिक महोत्सव। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। तो ये कार्तिक महोत्सव पुष्कर अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उसके बाद वेणेश्वर महोत्सव। तो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर है, जहाँ पर एक विशाल मेला भरता है जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो वेणेश्वर डूंगरपुर में ये वेणेश्वर महोत्सव मनाया जाता है, और ये माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और इसी दिन यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। उसके बाद आता है ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर जो है यहाँ पर ऊंट काफ़ी, मतलब ऊँटों के लिए काफ़ी फेमस है ये। तो ऊंट महोत्सव, और ये किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी के महीने में मनाया जाता है। उसके बाद हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव, तो हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च के महीने में मनाया जाता है। उसके अलावा पतंग महोत्सव। तो पतंग महोत्सव जो है वो भी जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में मनाया जाता है जनवरी के महीने में। और जनवरी के महीने में भी मकर संक्रांति के दिन जो मकर संक्रांति जिस दिन होती है 14 जनवरी को, तो उस समय ये महोत्सव मनाया जाता है, पतंग महोत्सव जनवरी में। बैलून महोत्सव यानी कि गुब्बारे महोत्सव, जो बैलून महोत्सव है, बैलून महोत्सव ये बाड़मेर में मनाया जाता है। ये वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। उसके बाद मेवाड़। तो मेवाड़ की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है उदयपुर का। तो मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है उदयपुर में, और उदयपुर में ये कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद आता है मारवाड़। तो मारवाड़ का नाम आते ही जोधपुर का नाम सबसे पहले आता है। तो ये मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है अक्टूबर के माह में। देखिए जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन तीनों के 3 महोत्सव हो गए। एक तो हो गया हमारा मारवाड़ महोत्सव जो कि जोधपुर में है, एक थार महोत्सव बाड़मेर में, और एक मरु महोत्सव जैसलमेर में। तीनों के अलग अलग ध्यान रखने हैं। उसके बाद शरदकालीन महोत्सव यानी कि शरद महोत्सव। तो शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में और नवंबर के महीने में। ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू में और मई के महीने में। ध्यान रखना, शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव दोनों ही माउंट आबू में मनाए जाते हैं, और एक शरद तो सर्दी के नवंबर में, और ग्रीष्म महोत्सव मई के महीने में, गर्मी में। उसके बाद शेखावाटी महोत्सव। तो ये शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर, झुंझुनू, और फरवरी के महीने में। उसके बाद बात करते हैं ब्रज महोत्सव। तो ब्रज महोत्सव मनाया जाता है भरतपुर में फरवरी के महीने में। कुछ और महोत्सव हैं जो कि यहाँ पे रह गए हैं, उनको मैंने आगे लिखा है, तो अभी इसके साथ साथ उसको भी कवर करवा देती हूँ। अन्य महोत्सव की बात करते हैं तो कोलायत महोत्सव। तो कोलायत बीकानेर में होता है। तो कोलायत, अच्छा ये वहाँ रह गया, कोलायत बीकानेर, कोलायत महोत्सव कोलायत बीकानेर में। उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स उत्सव, तो ये कोटा में फरवरी के माह में। दशहरा उत्सव, दशहरे पर कोटा में अक्टूबर के महीने में, यानी कि दशहरे के अवसर पर।
मत्स्य नगर अलवर को कहते हैं, तो मत्स्य उत्सव अलवर में मनाया जाता है सितंबर अक्टूबर के माह में। बूंदी महोत्सव, तो बूंदी महोत्सव बूंदी में दिसंबर के महीने में। आबानेरी कहाँ है? दौसा में है, तो आबानेरी उत्सव दौसा में मनाया जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में। उसके बाद अलवर महोत्सव, तो अलवर महोत्सव देखिए, अलवर में 2 महोत्सव मनाए गए, एक तो मत्स्य महोत्सव और एक अलवर महोत्सव। मत्स्य महोत्सव सितंबर अक्टूबर में और अलवर महोत्सव फरवरी में। उसके बाद नागौर मेला, नागौर में जनवरी फरवरी में। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ अक्टूबर नवंबर में। डीग महोत्सव डीग भरतपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और मीरा महोत्सव जो है वो चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर महीने में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ और अक्टूबर के महीने में। तो ये थे प्रमुख महोत्सव। अब बात करते हैं हम शाही रेलगाड़ियों की। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ रेलगाड़ियाँ, कुछ बसें और कुछ हवाई जो यात्राएं हैं वो करवाई जाती हैं, तो उन सब की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं शाही रेलगाड़ी। सबसे पहली शाही रेलगाड़ी 1982-83 में चलाई गई थी, जिसके बाद 3 सितंबर 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए और इसका नाम पहियों पर चलने वाला नया राजमहल यानी कि प्लेस ऑन व्हील्स रखा गया। यानी कि शाही रेलगाड़ी सबसे पहले कब चलाई गई थी? तो 1982-83 में चलाई गई। फिर इसका नाम बदल दिया गया और इसको 3 सितंबर 2095 को इसमें कुछ फेरबदल किया और इसका नाम बदल करके लिख दिया प्लेस ऑन व्हील्स। इसका नाम प्लेस ऑन व्हील्स। और इस शाही रेलगाड़ी को द ओरिएंटल एक्सप्रेस के नाम से भी लोग जानते हैं। इसको इस प्लेस ऑन व्हील्स को क्या नाम किस नाम से जानते हैं? द ओरिएंटल एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो रेलगाड़ी है ये दिल्ली से चलती है और राजस्थान में ये जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, जैसलमेर आदि जगहों पर रुकते हुए पर्यटक को उसके मंजिल तक पहुंच जाती है। उसके बाद अभी हमने बात करी थी फेरी क्वीन की, तो 2003 में फेरी क्वीन नाम की ट्रेन चलाई गई, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में जाने के लिए चलाई गई थी। और ये शेखावाटी क्षेत्र की जो भी हवेलियां हैं उनको पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। उसके बाद 2006 में फिर से शेखावाटी क्षेत्र में हेरिटेज ऑन व्हील्स शुरू की गई। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में शुरू की गई, जो कि जयपुर से चल करके सीकर, झुंझुनू, चूरू होते हुए कहाँ जाती थी? बीकानेर को जाती थी। 11 जनवरी 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स नाम की ट्रेन चलाई गई, जो कि पर्यटकों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई। और पर्यटन क्षेत्र में राज्य की द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन चलाने की बात हो रही है। यह ट्रेन अजमेर, राजसमंद, उदयपुर के बीच कामली घाट वादियों में चलेगी। वैसे कामली घाट, गोरम घाट होते हुए एक ट्रेन चलती है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में राज्य की द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन चलाने की बात हो रही है, जो कि इन जगहों पर चलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं पर्यटन क्षेत्र में बसों की सेवाएं। तो जिस प्रकार से ट्रेन के द्वारा पर्यटन क्षेत्र में बसों को पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन चलाई थी, उसी तरीके से कुछ बसें भी चलाई गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं उसकी बात कर लेते हैं। 2003 में सबसे पहले 2003 में जयपुर प्राइड 24 यानी कि इस बस का नाम है, जो कि 2003 में शुरू की गई। इसका नाम था जयपुर प्राइड 24 नामक डबल डेकर बस की शुरुआत की गई, जो कि जयपुर से इसकी शुरुआत हुई। इस बस को सियाराम सिटी संस्था संचालित करती है। कौन करती है इसका संचालन? सियाराम सिटी संस्था। इसके अलावा बीकानेर में धोरा एक्सप्रेस की भी शुरुआत हुई। अभी हमने बात करी धोरा एक्सप्रेस की, जो कि बीकानेर में इसकी शुरुआत हुई। पर्यटन में केवल रेल या बस ही नहीं, बल्कि राजस्थान में प्लेस ऑन एयर के माध्यम से भी सैलानियों को राजस्थान की सुंदरता का भ्रमण करवाया जाता है। यानी कि रेल और बस के अलावा एयर के माध्यम से भी जो है प्राकृतिक जो सुंदरता है राजस्थान की, वो पर्यटकों को दिखाने के लिए एयर का माध्यम भी यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए प्लेसेस ऑन एयर के माध्यम से पर्यटन सुविधा कौन सी है? प्लेस ऑन एयर। उसके बाद अभी ये तो सिर्फ इतनी हुई है, अभी आने वाले कुछ सालों में प्लेस ऑन वेव्स भी शुरू करने की बात हो रही है, जिसमें पर्यटकों को हुगली, चंबल, यमुना नदियों पर कोलकाता से धौलपुर तक नाव में सैर करवाई जाएगी। प्लेस ऑन वेव्स की शुरुआत होने पर क्या होगा? जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, हुगली, चंबल, यमुना, इन नदियों पर कोलकाता से लेकर के धौलपुर तक नाव में सैर करवाई जाएगी सैलानियों को।
तो ये हमने बात की बसों की और ट्रेन की। चलो यहाँ तक हम कर लेते हैं इसको, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। पर्यटकों की आवासीय समस्या। देखिए, पर्यटकों की आवासीय समस्याओं के समाधान करने के लिए 27 सितंबर 1999 को पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई। जो आवासीय समस्या उत्पन्न होती थी उनके समाधान के लिए 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई, जो कि 12 जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन इसको अब बढ़ा करके अब ये पूरी 33 जिलों में चलाई जाती है पेइंग गेस्ट योजना। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस भी तैनात कर दी गई, और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस को तैनात करने वाला राजस्थान जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती 1 अगस्त 2000 को की गई। 1 अगस्त 2000 को की गई, और सबसे पहले ये तैनाती जो है जंतर मंतर और आमेर में की गई थी, जयपुर के जंतर मंतर और आमेर में। राजस्थान में अपनी पर्यटन नीति की घोषणा 27 सितंबर 2001 में की गई, और भारत में पर्यटन नीति की घोषणा 23 अक्टूबर 2002 में की गई। यानी कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जो पर्यटन नीति की घोषणा करने वाला राज्य था। भारत का प्रथम राज्य था जो कि 2001 में उसने अपनी पर्यटन नीति की घोषणा की, जबकि भारत में पर्यटन नीति की घोषणा जो है वो 23 अक्टूबर 2002 को, यानी कि लगभग 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद भारत में पर्यटन नीति की घोषणा हुई। साथ ही साथ पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, अभी पहले पढ़ चुके हैं हम इसको, 2004-05 में दे दिया गया, और 2004 में ही निर्धुम उद्योग का दर्जा भी दिया गया, और 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया। उसके बाद राजस्थान पर्यटन विभाग आरटीडीसी द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु 2002 में पर्यटन हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई। आरटीडीसी की स्थापना 1978 में की गई, मुख्यालय जयपुर में है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। आरटीडीसी के द्वारा ही 2002 में पर्यटन हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी सारी चीज़ें बच गई हैं, तो अगली वीडियो पढ़ना ना बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी नई जो पर्यटन नीति 2020 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।